नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, पीवाईक्यू रूप में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 101 से लेके 161 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 162 से आगे का प्रश्न करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है 162। उत्पादन के किसी साधन की अवसर लागत होती है। उत्पादन के किसी साधन की अवसर लागत, कौन सा लागत? अवसर लागत होती है। क्या होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो यह साधन किसी दूसरे प्रयोग में अर्जित कर सकता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? अवसर लागत कहते हैं। उत्पादन के किसी साधन की अवसर लागत होती है जो यह साधन किसी दूसरे प्रयोग में अर्जित कर सकता है। चलिए, इसका व्याख्या देखते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प जिसका उत्पादन इन्हीं उत्पत्ति के साधनों द्वारा उसी लागत पर उसी वस्तु के विकल्प रूप में किया जा सकता है। अवसर लागत में स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती है। इस प्रकार एक समय में किसी उत्पादन के साधन को किसी एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है और उसके अन्य प्रयोगों के अवसर का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। उस प्रयोग में लगे हुए उत्पादन के साधन की अवसर लागत उन वैकल्पिक प्रयोग का त्याग ही है जिनमें उस उत्पादन के साधनों को लगाया गया होता है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है। ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया है मेज की इकाइयाँ और वस्तु की इकाइयाँ, ठीक है। यहाँ आर खरीदता है तो ई तक जाता है, ये वाला जो बताया जा रहा है। कह रहा है रेखा चित्र में स्पष्ट है कि यदि श्रमिक को केवल कुर्सी बनाने पर लगाया जाए तो OS कुर्सियां बनाएंगे। यदि उसे केवल मेज बनाने पर लगाया जाए तो वो OT मेज बनाएंगे। F बिंदु पर NP मेज अवसर लागत MR कुर्सियां हैं जिनके उत्पादन का परित्याग लागत है। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, स्थानांतरण लागत और अथवा स्थानांतरण मूल्य भी कहते हैं। अवसर लागत को क्या क्या कहते हैं? तो वैकल्पिक लागत, स्थानांतरण लागत अथवा या स्थानांतरण मूल्य भी कहते हैं। उसको 3 नाम से जाने जाते हैं। चलिए, 163 प्रश्न है। कॉब डगलस उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मतलब कॉब डगलस का उत्पादन फलन जो था उसका ये क्या है, सारा दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन है, ठीक है, उसकी विशेषता में लगभग। तो देखते हैं कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी है। यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल व साधनों के प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल दोनों प्रदर्शित करता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए कौन सत्य है? तो यह पैमाने का स्थिर प्रतिफल व साधनों का ह्रासमान प्रतिफल दोनों प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए, इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, श्रम एवं पूंजी उत्पादन के साथ व्यक्त करने वाले फलनात्मक संबंध को कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि Q बराबर A इंटू L पे पावर अल्फा इंटू K पे पावर बीटा। तो Q क्या है? प्रोडक्शन है। A कांस्टेंट है, L लेबर है, K कैपिटल है, अल्फा बीटा धनात्मक प्रचालन है। और इसका व्याख्या होगा, तो इस PDF में नहीं है, दूसरा PDF लाते हैं। क्या है? कॉब डगलस उत्पादन फलन के निम्न विशेषताएं हैं। अब इसका कॉब डगलस का क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे।
तो फर्स्ट नंबर है, यदि आगतों को लेमडा गुना बढ़ा दिया जाए तो निर्गत भी लेमडा गुना बढ़ा जाता है। मतलब कह रहा है कि अगर आगत को हम बढ़ाएंगे ना तो निर्गत भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सेकेंड नंबर, यह प्रथम कोटि का समरूप फलन होता है तथा पैमाने का स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है, अथवा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि का समरूप फलन होता है तथा पैमाने का स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। थर्ड नंबर है, प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात इतना बराबर 1। अब फोर्थ नंबर है श्रम एवं पूंजी दोनों में से किसी एक का भी मात्रा शून्य होने पर कुल उत्पादक शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि श्रम और पूंजी दोनों में से एक की मात्रा को कमी करके अगर शून्य करते हैं ना तो टोटल हमारा शून्य हो जाएगा, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन ही शून्य हो जाएगा। 5 नंबर, अल्फा बीटा क्रमशः उत्पादन में श्रम एवं पूंजी के अंश को व्यक्त करते हैं। अल्फा और बीटा जो है, अल्फा श्रम को और बीटा पूंजी के अंश को व्यक्त करते हैं। 6 नंबर क्या है, तो अल्फा तथा बीटा क्रमशः पूंजी तथा श्रम के सापेक्ष उत्पादन की लोच को व्यक्त करता है। क्या है, पूंजी तथा श्रम के उत्पादन की लोच को व्यक्त करता है अल्फा बीटा। 7 नंबर है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन का विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन का विस्तार पथ रेखीय समरूप होता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। 8 नंबर 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन के समोत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल वाले तथा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। ठीक है। अब है 164 नंबर प्रश्न, उत्पादन में आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होते हैं। कहने का मतलब है, उत्पादन में आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ए और बी दोनों। स्थिर साधन की अविभाज्यता, श्रम को बढ़ता हुआ विशिष्टीकरण। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, उत्पादन के आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम निम्न कारण से कार्यशील होता है। फर्स्ट है स्थिर साधन की अविभाज्यता, सेकेंड है श्रम को बढ़ता हुआ विशिष्टीकरण। 165 नंबर प्रश्न, अल्पकाल में उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि के साथ स्थिर लागत क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, क्या होता है। अल्पकाल में उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि के साथ स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्थिर साधनों से संबंधित लागत को स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत की धारणा का प्रतिपादन मार्शल ने किया, जिसे उन्होंने पूरक लागत कहा। स्थिर लागत की प्रतिपादन किसने किया, मार्शल ने, जिसे उन्होंने क्या कहा, पूरक लागत कहा। अल्पकाल में उत्पादन में प्रत्येक वृद्धि के साथ स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है। देख लीजिए, ये सीधा है, Q1 Q2 है, ठीक है, सीधा है ये। 65। अब 166, चलिए 166 नंबर है, ठीक है। परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पादन अधिकतम होता है। परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पादन
अधिकतम होता है। परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पादन अधिकतम होता है। कब होता है अधिकतम? तो जहां मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कुल उत्पादक वक्र को स्पर्श करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, जहां मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कुल उत्पादक वक्र को स्पर्श करता है। चलिए व्याख्या है, परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पादन वह अधिकतम होता है जहां मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कुल उत्पादन वक्र को स्पर्श करता है। परिवर्तनीय साधन का औसत उत्पादन वहां अधिकतम होता है जहां मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कुल उत्पादन वक्र को स्पर्श करती है। चलिए 167 प्रश्न है, यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी? यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत होगा। ठीक है, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापन हो तो प्रतिस्थापन की लोच अनंत होगी, मतलब ई एस बराबर इन्फिनिटी। यदि दो साधन निकट स्थापन हो तो प्रतिस्थापन की लोच ई एस 1 से बड़ा, ठीक है, होगा, तथा जब दो साधन पूर्णतः स्वतंत्र हो तो प्रतिस्थापन की लोच शून्य होगी। स्वतंत्र में लोच शून्य हो जाएगा और प्रतिस्थापन में क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए 168 नंबर प्रश्न। 168 नंबर प्रश्न, उत्पादन निषेचन प्रमेय उपलक्षित करता है। उत्पादन निषेचन प्रमेय उपलक्षित करता है। क्या करता है? तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्पादन निषेचन प्रमेय पैमाने का स्थिर प्रतिफल उपलक्षित करता है। चलिए 169 प्रश्न है, यदि रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर नातोदर है, इसका अर्थ है कि, प्रश्न है कि यदि रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर नातोदर है तो इसका अर्थ है कि, क्या होगा इसका अर्थ 169 का? तो इसका अर्थ होता है दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम लागू हो रहा है। ठीक है, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। यदि रूपांतरण वक्र मूल बिंदु की ओर नातोदर है तो इसका अर्थ है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम लागू हो रहा है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है। पहले देखिए क्या हुआ था। ठीक है, इसको ये डायग्राम को अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऐसे है, पहले क्या हो गया, यहाँ तक गया तो लगा बढ़ रहा है, फिर क्या हो गया, यहाँ से रूपांतरण हो गया। ठीक है, कम की ओर चलते रहा। अब कौन सा था ये प्रश्न? था 169, अब चलेगा 170। 170 प्रश्न है, कॉब डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक है। मतलब कॉब डगलस के उत्पादन फलन के घातांक मापक है तो क्या है? तो आगतों की उत्पादन लोच। क्या है? आगतों की उत्पादन लोच। चलिए, कॉब डगलस उत्पादन फलन के घातांक आगतों की उत्पादन लोच के मापक है। चलिए 171, उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नातोदर होने का कारण है। उत्पादन रूपांतरण वक्र मूल बिंदु के प्रति नातोदर होने का कारण क्या है? तो सीमा उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं तब और समझेंगे अच्छे से।
उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नातोत्तर होने का कारण यह है कि जब उत्पादन रूपांतरण वक्र मूल बिंदु के प्रति नातोत्तर होगा तो उस स्थिति में सीमांत उत्पादन दर क्रमशः बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उत्पादन रूपांतरण वक्र से नीचे की ओर जाती है, जैसा कि रेखीय चित्र स्पष्ट है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से ये है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं x है y2 है, तो इतना ही रेखा बना, फिर जैसे हुआ तैसे, फिर जैसे ये वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो रेखा चित्र बढ़ते हुए चल जाएगा। ठीक है, रॉबिन्स क्रूसो 172 रॉबिन्स क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होती है। रॉबिन्स क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर बराबर होती है। तो क्या होता है, उत्पादन परिवर्तन की सीमांत दर को क्या हो जाएगा, उत्पादन प्रवर्तन की सीमांत दर के। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं भाई। रॉबिन्स क्रूसो की व्यवस्था में साम्य स्थिति पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्पादन प्रवर्तन की सीमांत दर के बराबर होती है। चलिए 173 नंबर, किसी उत्पादन फलन Q बराबर 101 L पे पावर 0.47 इंटू के पे पावर 0.53 के लिए पूंजी उत्पाद की लोच क्या होगी। पूंजी उत्पाद, पूंजी मतलब कुछ कैपिटल ना, तो के हो गया कैपिटल, तो 0.53 किस में है, तो सी नंबर 0.53। लेबर पूछता फिर ये हो जाता। ठीक है, ध्यान देना है थोड़ा ये सब प्रश्न पे, बहुत अच्छा प्रश्न है। 174 174 प्रश्न है, एक फलन से तात्पर्य होता है, एक फलन से तात्पर्य होता है, क्या तात्पर्य होता है कि एक आश्रित चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध से। एक फलन से तात्पर्य होता है कि एक आश्रित चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, एक फलन से तात्पर्य एक आश्रित चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध से होता है। चलिए 175 नंबर प्रश्न है। 175 नंबर प्रश्न है कि एक रेखीय तथा समावयव उत्पादन फलन का समरूप है। प्रश्न है, एक रेखीय और समावयव उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो ये है हो जाएगा स्थिर पैमाने के लिए प्रतिफल का नियम। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिर पैमाने के लिए प्रतिफल का नियम। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। एक रेखीय तथा समावयव उत्पादन फलन का संबंध स्थिर पैमाने के प्रतिफल के नियम से है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल नियम के अंतर्गत आगत तथा निर्गत में समान अनुपातिक परिवर्तन होता है, जैसा कि ये डायग्राम में दिया गया हुआ है। ठीक है, 176 नंबर प्रश्न, उत्पादन का साधन जिसकी पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। उत्पादन के साधन जिसकी पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है तो क्या कहलाता है, आभास लगान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभास लगान प्राप्त करता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। इसका व्याख्या है, उत्पादन का साधन जिसकी पूर्ति अल्पकाल में पूर्णतः बेलोचदार होती है, मतलब कम समय में, अल्पकाल बोल रहे हैं ना, आभास लगान प्राप्त करता है। मार्शल ने आभास लगान का प्रयोग मानव निर्मित पूंजीगत वस्तुओं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में बेलोचदार होती है के संदर्भ में किया है। इस तरह का आभास लगान एक अल्पकालीन और अस्थायी आधिक्य है जो दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। आभास लगान बराबर क्या होता है, तो TR-TVC। ठीक है, आभास लगान किसने दिए थे, तो मार्शल साहब ने दिए थे, और आभास लगान बराबर क्या होता है, तो TR-TVC।
चलिए 176 हो गया। 177 नंबर प्रश्न। 177 निम्न में से कौन सा कॉब डगलस उत्पादन फलन है यदि Q कुल उत्पाद, K पूंजी तथा L श्रम की मात्रा व्यक्त करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है Q बराबर A के पावर अल्फा और L पे पावर 1 माइनस अल्फा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कॉब डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A इंटू के पे पावर अल्फा इंटू L पे पावर बीटा, ये है। तो Q क्या है, तो प्रोडक्शन है, A क्या है, स्थिरांक है कांस्टेंट, K कैपिटल है पूंजी, L है लेबर्स मतलब श्रम, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, धनात्मक प्रचालन है। अब इसका क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अतः इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि बीटा बराबर 1 माइनस अल्फा। अतः कॉब डगलस उत्पादन फलन का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे Q बराबर A पे पावर A इंटू के पे पावर अल्फा और L पे पावर 1 माइनस A। यही था ऑप्शन सी में। चलिए 178 नंबर प्रश्न। यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा। कह रहा है कि सीमांत उत्पादन धनात्मक है, सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा, तो बढ़ेगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अपरिवर्तनीयशील स्थिर साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधनों की और अधिक इकाइयों को लगातार प्रयोग में लाया जाता है तो एक बिंदु ऐसा आता है जिसके बाद सबसे पहले सीमांत उत्पादन MP, फिर औसत उत्पादन AP और अंततः कुल उत्पादन घट जाएगा। जब कुल उत्पादक अधिकतम होता है तो वहाँ सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है वहाँ पे, सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। जब सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन में गिरावट आने लगती है और AP भी गिर रहा होता है पर धनात्मक होता है। क्या है प्रश्न, क्या था कि यदि सीमांत की उत्पादकता धनात्मक हो तो क्या होगा, बढ़ेगा ये। ठीक है, अब 179 नंबर प्रश्न है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री है। सीमांत उत्पादकता से संबंधित अर्थशास्त्री है तो कौन कौन है, तो मार्शल भी है, क्लार्क भी है, हिक्स है, सभी हो जाएगा। ठीक है व्याख्या में भी देख लेते हैं। वितरण के सीमांत उत्पादन सिद्धांत ने निम्नलिखित अर्थशास्त्री संबंधित है। मतलब सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कौन कौन दिए हैं, तो बहुत सारे इंसान दिए हैं, मार्शल दिए हैं, क्लार्क, हिक्स, विकस्टेड, वालरा, ब्रोन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लगभग 7 आदमी दिए हैं, 7। चलिए 180 प्रश्न। निम्नलिखित को निकालने के लिए नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय आवश्यक है। 180 प्रश्न है कि निम्नलिखित को निकालने के लिए नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय आवश्यक है। क्या निकालने के लिए, तो सामाजिक कल्याण फलन, सामाजिक कल्याण फलन। इसका व्याख्या देखते हैं। सामाजिक कल्याण फलन को निकालने के लिए एक नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय आवश्यक है। ऐसे भी नैतिक निर्णय और वक्तव्य जो सिफारिश से प्रभावात्मक और मनवाने का काम करते हैं मूल्यगत निर्णय होते हैं। कल्याण एक नीति विषयक शब्द है, अतः कल्याण प्रस्तावनाएं नैतिक होती है जिनमें नैतिक मूल्य निर्णय पाए जाते हैं। चलिए 181 नंबर प्रश्न फिर से है वही कॉब डगलस उत्पादन फलन। कॉब डगलस उत्पादन फलन के मामले में किस आगत का निर्गत लोच होती है, तो स्थिर होती है। कैसा होता है, स्थिर होता है।
कॉफ डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी आगत की निर्गत लोच होती है तो स्थिर होती है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी आगत का निर्गत लोच स्थिर होती है। श्रम एवं पूंजी उत्पादन के साथ व्यक्त करने वाला फलनात्मक संबंध को कॉफ डगलस उत्पादन फलन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, Q बराबर A इंटू एल पे पावर अल्फा इंटू के पे पावर बीटा। तो Q है प्रोडक्शन, A है कांस्टेंट, L है लेबर और K है कैपिटल और अल्फा प्लस बीटा है धनात्मक प्रचलन। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है। ब्रेक इवन बिंदु से कहते हैं वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न हानि हो रहा हो, मतलब कांस्टेंट में हो। ब्रेक इवन बिंदु क्या कहते हैं कि जब फर्म को न लाभ होता हो और न हानि होता हो, उसी को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट समस्थित बिंदु वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ हो रहा हो न हानि हो रही हो, अर्थात इस बिंदु पर फर्म की कुल आय केवल स्थिर तथा परिवर्तनीय लागतों को पूरी करने में पर्याप्त होती है। चलिए 183 नंबर, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए फर्म रिफ्लेक्ट्स, कहने का मतलब है कि किसी फर्म का खंड सम बिंदु व्यक्त करता है फर्म के, किसी फर्म का खंड सम बिंदु व्यक्त करता है फर्म के। तो क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। लाभ की स्थिति को, क्या चीज को, लाभ की स्थिति को किसी फर्म के, ऑप्शन है अच्छा यहाँ, फर्म के खंड, किसी फर्म के खंड सम बिंदु व्यक्त करता है तो फर्म के शून्य लाभ की स्थिति को, क्या चीज का, तो शून्य लाभ की स्थिति को। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या नहीं है, ऊपर वाला ही प्रश्न से है, संबंधित है। चलिए 184 184 उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विशिष्टीकरण निम्न स्थितियों से प्राप्त हो सकता है। उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विशिष्टीकरण निम्न स्थितियों में प्राप्त हो सकता है। तो किस स्थिति में प्राप्त होगा, तो लागत समता की स्थिति में। क्या चीज में होगा, तो लागत समता की स्थिति में। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। उत्पादन में किसी देश को पूर्ण विशिष्टीकरण लागत समता की स्थिति में प्राप्त हो सकता है। उत्पादन में किसी साधन को पूर्ण विशिष्टीकरण लागत समता की स्थिति में प्राप्त हो सकता है। चलिए 140 तक हो गया। अब कल से हम लोग 185 तक प्रश्न को देखेंगे और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।